हेलो एवरीवन, दिस इज तौसीफ हमीद एंड यू आर वाचिंग लीगल फिनिक्स। आज ये हमारा बेसिकली पहला वीडियो है। सो वी आर स्टार्टिंग विद आवर लेक्चर सीरीज विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो इन दिस वीडियो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे द जनरल कॉन्ट्रैक्ट, पर बिफोर दैट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। तो ये जो एक्ट है, लेजिस्लेशन थी, ये एनफोर्स हुई 1 सितंबर 1872 में। तो ये पूरा एक्ट जो है ये बेस है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन जो है वो 266 सेक्शन थे और ये डिवाइड था इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स। Like from section 1 to 75, it deals with the general provisions of the contract. From section 76 to 123, it deals with the sale and goods. From section 124 to 147, it deals with the indemnity and guarantee. Again, a very important provision in this act. And from section 148 to 181, it deals with the bailment and pledge. From section 182 to 238, it deals with the agency. And from section 239 to 266. But in 1930 एक सेपरेट एक्ट लाया गया था, सेल्स एंड गुड्स एक्ट। सो जो सेक्शन 76 टू 123 सेक्शन जो थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, वो वहाँ से डिलीट हुआ और एक सेपरेट प्रोविजन आया सेल्स एंड गुड्स एक्ट। और अगेन 239 टू 266 के जो सेक्शंस थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो भी वहाँ से फिर डिलीट हुए और एक नया एक्ट आया जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में। अब हम आएंगे जनरल कॉन्ट्रैक्ट पे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एसेंशियल्स क्या है, वो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे बनता है ये कॉन्ट्रैक्ट। तो अब अगर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, व्हाट कॉन्ट्रैक्ट इज़, Section 2 Clause H of the Indian Contract Act 1872 has clearly defined what contract is, and as per Section 2 Clause H, contract is an agreement enforceable by the law. So basically यहाँ पे दो essential elements है contract की। एक तो agreement होना चाहिए, दूसरा there should be the enforceability by the law। तो अब ये है कि agreement है क्या और enforceability by the law है क्या, जो हम define करते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब बात है कि एग्रीमेंट होता क्या है। एग्रीमेंट इज़ कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है, पार्टी ए, पार्टी बी। अब पार्टी ये है कि एक पार्टी ने ऑफ़र किया कि मुझे अपना लैपटॉप जो है वो बेचना है 30,000 रुपये में, पार्टी बी को ऑफ़र किया। अगर पार्टी बी को एक्सेप्ट करना होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, हम आपका लैपटॉप जो है वो ख़रीद लेंगे 30,000 रुपये में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक साइड से ऑफ़र हुआ, दूसरे साइड से एक्सेप्ट हुआ। मतलब यह है कि दूसरे साइड से पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, और लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक कंसिडरेशन भी उसमें आ गई कि ये यहाँ से 30,000 दे रहे हैं, वो वहाँ से लैपटॉप ले रहे हैं, तो एक कंसिडरेशन भी हुई। तो इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं कि हम मुझे ये बेचना है, उनको ये खरीदना है विद द कंसिडरेशन। तो ये यहाँ पे एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम फाइनल मतलब एक अल्टीमेट एनालिसिस देंगे इस एग्रीमेंट डेफिनेशन का, तो ये है कि जब एक साइड से ऑफ़र होता है, दूसरे साइड से एक्सेप्टेंस होती है, लेकिन ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के साथ साथ उस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन भी होती है, देन हम कह सकते हैं कि ये एक एग्रीमेंट है। और दूसरी जो एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट की, दैट्स एनफोर्सेबिलिटी बाय द लॉ। एनफोर्सेबिलिटी बाय द लॉ का मतलब यही है कि जो एग्रीमेंट हुआ होता है पार्टी ए और पार्टी बी के दरमियान, ये विद द फ्री कंसेंट हुआ होना चाहिए। और ये जो पार्टीज़ है, चाहे पार्टी ए हो चाहे पार्टी बी हो, दे शुड बी कॉम्पिटेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट शुड बी फॉर द लीगल लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड हैविंग द लीगल कंसिडरेशन, और इसको शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वाइड और इलीगल बाय द लॉ। तो इसका मतलब ये है, जब हम कहते हैं ना, दो स्टेटमेंट्स है वहाँ पे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स एंड ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये मतलब है कि जब हम मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब होता है विच इज़ एनफोर्सेबल बाय द लॉ, उसको हम कहेंगे कि ये एक एग्रीमेंट है। बट हर कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल कभी हम ये अपने भाई को कहते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम में फ़र्स्ट पोजीशन लाओगे या अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करोगे तो हम आपको बाइक देंगे या कोई और चीज़ देंगे। तो यहाँ पे ये है कि लीगल मतलब ऑब्लिगेशन यहाँ पे नहीं है।
अगर वो नहीं भी देंगे उसको कल को बाइक, तो वो मतलब थ्रू कोर्ट्स उसको एनफोर्स नहीं करा सकता है। सो यहाँ पे एग्रीमेंट तो हुआ है कि चलो आप ये एग्जाम क्रैक कर दो, हम आपको ये चीज़ देंगे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम उसमें एनफोर्सेबिलिटी, लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो जस्ट एक ऑन सोशल एक एग्रीमेंट है बट नॉट ए लीगल एग्रीमेंट। सो दैट्स वाई तभी कहते हैं कि हर कोई एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो जब हम कहते हैं कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स कि कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो फुलफिल हुए होंगे देन हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है विच इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ। अब वो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, वो सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दी हुई है। फर्स्ट है देयर मस्ट बी टू पार्टीज, एक पर्सन अपने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। सो इट इज नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी टू पार्टीज, वन जो ऑफर करता है एंड सेकंड जो एक्सेप्ट करता है। एंड दूसरी बात यह है कि every natural person is capable for a contract, whether it's a human being or it's any company or it's any other thing which is having a juristic personality। तो दूसरा essential element है वो है legal obligation, means ये है कि both the parties should have the intention to create the legal obligation। जब वो एक agreement create करते हैं, एक social या domestic agreement हम नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे वो एनफोर्सेबल बाय द लॉ है या लीगल ऑब्लिगेशन वहाँ पे कोई क्रिएट होती है। एक केस लॉ है बेल्फा वर्सेस बेल्फा, जिसमें ये है कि एक हस्बैंड जो बाहर जाता है वो अपनी वाइफ से एक एग्रीमेंट करता है कि जब तक मैं बाहर रहूँगा मैं आपको कुछ पैसे दूंगा फॉर द मेंटेनेंस, और वो हस्बैंड जो है वो नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे जो है वाइफ वो उसको एनफोर्स नहीं करा पाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई होती है, वो एक मेयर सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है। So it is necessary basically that the parties have the intention to create the legal obligation। और तीसरा essential element ये है कि there must be certainty of the meanings, मतलब ये है कि जो भी हम terms and conditions यूज़ करते हैं एक एग्रीमेंट में, जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम ऑफर करेंगे, एक्सेप्टेंस करेंगे, हमारी हर एक बात क्लियर होनी चाहिए, कोई भी चीज़ उसमें इनडिफाइन नहीं होनी चाहिए जो कल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या कल को उसमें कुछ और मतलब निकल सकता है। सो देयर मस्ट बी सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग्स एज फार एज द टर्म्स और कंडीशंस इज कंसर्न, या जो भी हम बात करते हैं और जब हम ऑफर करते हैं किसी को, जब कोई एक्सेप्टेंस होती है। एंड अगेन द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, मतलब ये है कि एक लॉफुल कंसिडरेशन और एक लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक ऐसा मतलब या जो भी हम एग्रीमेंट करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो कल को पॉसिबल होगा टू परफॉर्म द एक्ट। तो उसका मतलब ये है कि एनी एग्रीमेंट जो पॉसिबल नहीं होगा टू परफॉर्म कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इटसेल्फ। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी, जो भी हम एग्रीमेंट करते हैं, जो भी हम ऑफ़र करते हैं, जो भी हम एक्सेप्टेंस में कंसिडरेशन के लिए हाँ करते हैं, सो वो पॉसिबल होना चाहिए टू परफॉर्म, अदरवाइज दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द लॉ। और नेक्स्ट कंडीशन जो है, आई थिंक जो बेसिक एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब दो पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वन जो ऑफ़र करता है एंड सेकंड जो एक्सेप्ट करता है। तो जो पर्सन यहाँ पे प्रॉमिस करता है या ऑफ़र करता है उसको हम प्रॉमिसर कहते हैं, और जो पर्सन यहाँ पे एक्सेप्ट करता है उस ऑफ़र को उसको हम प्रॉमिसी कहते हैं। तो यहाँ पे एग्रीमेंट जो है वो तभी बनता है जब एक तरफ से ऑफ़र होता है, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होती है विद द कंसिडरेशन, वो वहाँ पे फिर एग्रीमेंट बन जाता है। एंड नेक्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि देयर शुड बी द फ्री कंसेंट। ये इसका मतलब ये है कि जितने जो दोनों पार्टीज़ है मतलब चाहिए, जो ये ऑफर कर रहा है वो वहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है, एंड देयर शुड बी द आइडेंटिटी ऑफ द माइंड्स। और हम तभी कह सकते हैं कि देयर इज अ फ्री कंसेंट व्हेन बोथ द पार्टीज एग्री ऑन सेम थिंग इन द सेम सेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट हम फ्री कंसेंट की बात जब हम करते हैं, if it is not caused by the coercion, undue influence, fraud or misrepresentation, then हम कह सकते हैं कि there is the free consent from both the sides, be it from the promiser or from the promisee। and next point जो है, next essential element जो है, that is the capacity of the parties। both the parties must be competent for the contract।
कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मतलब ये है कि द पार्टी मस्ट बी हैविंग द एबिलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज़ laid down few essential elements के जिस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि whether a party is competent to contract or not. नंबर 1 है a party whether he is a promisor or a promisee must be a major means above 18. Second is that he should be of sound mind. He or she must be of a sound mind. जो नंबर 3 है कि he or she is not otherwise disqualified by the law or by the law from entering into the contract for which he is a subject. सो सेक्शन 10 में एक और एसेंशियल एलिमेंट जो है वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड और लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. मीन्स ये है कि फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू बी वैलिड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल. सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये क्लियरली दिया हुआ है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कब हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के बिहाइंड जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल है या जो कंसिडरेशन हम दे रहे हैं वो लीगल है. सेक्शन 23 में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज़ वैलिड बोथ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलेस इट इज़ फॉरबिडन बाय द लॉ. नंबर फर्स्ट है इफ़ इट इज़ अगर ये डायरेक्टली प्रोहिबिट किया हुआ है लॉ ने कि आप ये एक्ट नहीं कर सकते हो या ये कंसिडरेशन आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रख सकते हो देन इट इज़ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. नंबर सेकंड है इफ़ इट डिफीट्स द एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ. इसका मतलब ये है कि अगर इसको डायरेक्टली दो लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया हुआ है बट अगर हम इस ये जो कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है उसका नेचर ऐसा है कि इफ़ वी विल एनफोर्स इट देन इट मे डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ. एंड नंबर थर्ड जो इसमें है थर्ड पॉइंट ये है कि इफ़ इट इज़ फ्रॉडुलेंट. अगर ये फ्रॉडुलेंट है देन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं है. एक और कंडीशन इसमें ये है सेक्शन 23 में इफ़ इट is capable of making an injury to any person या property of a person then again it's an invalid contract under section 23. या अगर कोर्ट ऑफ लॉ को ये लगे कि जो ऑब्जेक्ट है या जो कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी देन अगेन आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है. सो अगर ये 4 कंडीशंस आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है मीन्स अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉडुलेंट नहीं है ये किसी प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट नहीं कर रहा है या ये जो है मतलब किसी और पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को इफ़ इट इज़ नॉट सच कि ये किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाए या अगर ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है देन योर कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड. अदरवाइज योर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड है. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट को हम तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हैं जब तक कि जो सर्टन कंडीशंस दी हुई है अंडर सेक्शन 10 में और अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफ़ दोज कंडीशंस आर फुलफिल्ड then an agreement becomes a contract. So this was all about general contract and essential elements of the contract, and inshallah next video में हम types of contracts की बात करें. Till then, goodbye. Thank you so much, and please subscribe the channel. Press the bell icon so that you will get the latest notification of each and every video. Kindly support us. Thank you so much.